कैसे है? वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से है भाई? सर कहाँ से ऑडियो है? डिस्टर्बेंस हो रही है, माइक म्यूट कर दें। नहीं सर, मैं स्टूडेंट अच्छा सलाम प्लीज बी साइलेंट। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर ऑनलाइन स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अननेसेसरी कमेंट्स कोई नहीं करेगा, नेसेसरी कमेंट कोई नहीं करेगा। सलाम सर। अकाउंटिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये आपके सिलेबस का चैप्टर नंबर 3 है। लास्ट क्लास में इसको मैंने थोड़ा सा आपको डिफाइन किया था। ये चैप्टर मैंने कहा था बहुत डिटेल नहीं है, लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह कंप्लीट कर देता हूँ इस चैप्टर की, और फिर मैं अगले चैप्टर पे जाऊंगा। ठीक है? तो सर सब चैप्टर 2 समझ ही नहीं आया। चैप्टर 2 या 3 है? ये 3। मैं 2 की बात कर रहा हूँ सर, 2 तो समझ ही नहीं आया। 2 तो आप कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं मोहम्मद फरीद बात कर रहा हूँ, मोहम्मद फरीद। मोहम्मद फरीद, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? नॉर्थ कैंपस से या हेड ऑफिस से? मैं सर ब्लॉक एच से, नॉर्थ नाजमाबाद से बात कर रहा हूँ। मतलब आप नॉर्थ कैंपस के स्टूडेंट हैं या हेड ऑफिस के? जी सर, हेड ऑफिस के नहीं सर, नॉर्थ कैंपस के। कौन से सेक्शन के? सर सेक्शन अपना एच था ना, एच है, पता नहीं आई है, पता नहीं, ये तो मुझे सेक्शन बी था भाई, सेक्शन बी था यार। अच्छा फरीद भाई, बात ये है, चैप्टर 2 तो मैंने बड़ा डिटेल पढ़ाया था। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, ये चीजें क्लियर नहीं है आपको? सर कुछ भी पता नहीं है सर, 1% भी पता नहीं है, A to Z कुछ भी पता नहीं है तो सर। क्यों आपने क्लासेस नहीं ली थी क्या? सर क्लासेस ली थी मगर समझ ही नहीं आ रहा था सर। मेरा ख्याल है शायद आपने क्लासेस नहीं ली है मेरे भाई। बाकी स्टूडेंट से मैं पूछ लेता सर हूँ। आपकी क्लासेस ली हैं सर, मैंने सारी क्लासेस सब कुछ पढ़ा हुआ है सर मेरे पास, A to Z। सर आपका है तो मैं आपको सेंड भी कर दूं। वो बात तो ठीक है आपकी फरीद भाई, लेकिन चीजें तो मैंने तो बड़ी बेसिक पे से पढ़ाई थी, वो तो फिजिकल क्लास से हुई थी। चैप्टर 2 तो याद है सबसे पहले पढ़ाया था। बाकी स्टूडेंट भी मेरा ख्याल है इस बात को एक्सेप्ट करेंगे। हमने चैप्टर 2 में सारी डेफिनेशंस मैं तो बोर्ड पे लिखवाता हूँ, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। इज दैट क्लियर? जी सर, सही बोल रहे हैं सर आप। ठीक है, तो एरर होगा, आप आगे बढ़े। हाँ आप उसको गो आगे थ्रू क्या कर बढ़े लेना। सर, समझ ही नहीं आ रहा सर, अब कुछ समझ नहीं आया, आगे क्या बढ़े सर, समझ ही नहीं आ रहा कोई रो रहा है, आप आगे बढ़ाएं। सर इनको मेरे पास भेजने में समझा। अच्छा भाई, मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ, प्लीज नो एक्स्ट्रा कमेंट्स। चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस कर रहा था, और चैप्टर 3 में जो है ना जनरल चीजें हैं, और ये चैप्टर बहुत ज्यादा आपके पेपर में एग्जामिनेबल नहीं होता, लेकिन चूंकि ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। फरवा ये चैप्टर नंबर 3 है आपके सिलेबस का, इसका नाम है अकाउंटिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अच्छा पहली बात तो ये सुन ले, ये कोई प्रैक्टिकल चैप्टर नहीं है आपके लिए। प्रैक्टिकल से मुराद इसमें कोई न्यूमेरिकल अकाउंटिंग नहीं है, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। तो ये मैं बस इसका एक छोटा सा क्विक ओवरव्यू देता हुआ, क्योंकि लास्ट क्लास में थोड़ा टाइम बच गया था, तो मैंने कहा था उस टाइम को हम यूटिलाइज कर लेते हैं, और हमने उस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए इस चैप्टर को स्टार्ट किया था। तो मैं इसको एक ब्रीफ एक्सप्लेन करते हुए, क्योंकि आज मेरा टारगेट जो है ना वो एक नए चैप्टर की तरफ है। मैंने आप लोग को मैसेज भी किया था शाम में कि आज मैं वो चैप्टर स्टार्ट करूंगा जो मैंने किसी सेक्शन में भी नहीं पढ़ाया है, और वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आज से ऑनवर्ड जो अकाउंटिंग में पढ़ाऊंगा, अब मैं सारे वो चैप्टर इंशाल्लाह ऑनलाइन में कवर करने की कोशिश करूंगा जो मैंने किसी सेक्शन में भी नहीं पढ़ाए हैं, ताकि अब मेजर चीजें हमारी कवर होना शुरू हो जाए। इज दैट क्लियर? क्लियर सर। अगर कोई मसला हो मेरी आवाज के दौरान तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है? अकाउंटिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, अगर आप नाम चैप्टर का देखें, इस चैप्टर में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशन की इंफॉर्मेशन देनी है। अगेन मैं रिपीट कर दूं, ये प्रैक्टिकल चैप्टर नहीं है, थ्योरेटिकल चैप्टर है। कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैंने बता दी थी, मैं रिपीट कर देता हूं। अकाउंटिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, देखिए हम अकाउंटिंग में बात करते हैं कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ऐसा ही कहते हैं ना। और बिजनेस जो करता है, अगर हम बिजनेस को बड़े लेवल पे जाके देखें तो वो कंपनी लेवल पे बिजनेस हो रहा होता है, ठीक है? वैसे तो सोल ट्रेडर भी बिजनेस कर रहा है, वो भी अकाउंटिंग करता है। पार्टनरशिप का बिजनेस भी होता है, वो लोग भी अकाउंटिंग करते हैं। और भी लोग हैं जो बिजनेस में नहीं भी आते, लाइक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वेलफेयर वाले हैं, ये लोग भी अपने हिसाब किताब रखते हैं। लेकिन हम जब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं ना, तो उसकी एप्लीकेशन कंपनीज के ऊपर होती है। तो ये कंपनी जो है ना, बेसिकली दो किस्म की कंपनीज होती है। कंपनी क्या होती है? जो रजिस्टर्ड होती है। अगर मैं पाकिस्तान में कंपनीज की डेफिनेशन को डिफाइन करूं
तो वो बिजनेस जो हमारे प्यारे पाकिस्तान के कंपनीज ऑर्डिनेंस के मुताबिक रजिस्टर्ड होता है उसको कंपनी कहा जाता है। जैसे पाकिस्तान स्टेट ऑयल, यूनिलीवर, PIA, शील्ड पाकिस्तान, हीनोपाक, ये क्या है जो भी, पाक सुजुकी, एटलस होंडा, गेट्स फार्मा, GSK, खाडी, बोनेंजा, जे डॉट, ये सब कंपनीज हैं, ये अपने नाम से रजिस्टर्ड है। अब कंपनी दो किस्म की होती है, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? पब्लिक कंपनी वो होती है जो अपने बिजनेस को चलाने के लिए पैसा पब्लिक से लेती है और उनको शेयर्स देती है। उसमें कम से कम 7 शेयर होल्डर होने चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड शेयर होल्डर हो सकते हैं पब्लिक कंपनी के। प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक को अपने शेयर्स नहीं बेचती। प्राइवेट कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं वो फैमिली मेंबर्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, आपस में क्लोज फैमिली मेंबर्स। उसमें कम से कम 2 शेयर होल्डर चाहिए, मैक्सिमम 50। अच्छा, ये जो मैंने 2 पॉइंट लिखे कि प्राइवेट कैन नॉट बी लिस्टेड और पब्लिक के साथ क्या लिखा है, कैन बी लिस्टेड। लिस्टेड क्या होती है? लिस्टेड कंपनी वो होती है जिसके शेयर्स की खरीदो फरोख्त स्टॉक एक्सचेंज में होती है। तो प्राइवेट कंपनी तो पब्लिक को अपने शेयर बेच ही नहीं सकती, क्योंकि उसके शेयर जो होते हैं ना, जो शेयर होल्डर, जो ओनर होते हैं, वो क्लोज फैमिली मेंबर होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं। लेकिन पब्लिक कंपनी के हम और आप लोग शेयर होल्डर होते हैं, तो हम लोग उसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में जाके खरीद सकते हैं। तो पब्लिक कंपनी लिस्टेड होती है, प्राइवेट कंपनी लिस्टेड नहीं हो सकती। जैसे PIA पब्लिक लिस्टेड है, पब्लिक कंपनी भी है, लिस्टेड भी है। शील्ड पाकिस्तान पब्लिक लिस्टेड है, लेकिन जहां मैं जॉब करता था वो प्राइवेट कंपनी थी। ठीक है जी, जासरा कुछ पूछ रही थी आप? सर मतलब कि जो सब जिसके शेयर खरीद सकते हैं वो लिस्टेड होगी, वो पब्लिक होती है और वही लिस्टेड हो सकती है। लिस्टेड का मतलब ये होता है कि स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट में आपका नाम है। लिस्टेड का सिर्फ ये मतलब है कि आपका नाम किसकी लिस्ट में है? स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या है पता है आपको? शेयर मार्केट। शेयर मार्केट। अच्छा चले, मैं आपसे पूछता हूँ ICA पाकिस्तान क्या है? आप बोलेंगे सर ICA पाकिस्तान एक इंस्टीट्यूट है जो है मैनेजमेंट अकाउंटेंट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मैं आपको बोलूंगा KU क्या है? आप बोलेंगे कराची यूनिवर्सिटी है सर, जो कि मल्टीपल क्वालिफिकेशन जो है ना वो प्रोवाइड करती है। तो भाई स्टॉक एक्सचेंज इस टॉपिक में आता है, इसी चैप्टर में आता है। मैं यहाँ पे इसका वर्ड ऐड कर देता हूँ। स्टॉक एक्सचेंज का मतलब होता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर पब्लिक कंपनीज अपने शेयर्स की खरीदो फरोख्त करती है। शेयर्स तो पता है ना आप लोगों को, कंपनी का शेयर क्या होता है? कंपनी जी सर। शेयर कागज का टुकड़ा होता है, पीस ऑफ पेपर। कंपनी वो आवाम को देती है, आवाम से पैसे लेती है और उससे बिजनेस करती है और फिर रिटर्न देती है आवाम को। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में क्या प्राइवेट कंपनीज अपने शेयर्स बेच सकती हैं? नहीं, क्योंकि प्राइवेट, पहली बात तो ये कि प्राइवेट कंपनी कैन नॉट बी लिस्टेड। पहली बात, लिस्ट का मतलब उसका नाम स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट में नहीं है। हाँ। अच्छा, यहाँ पे सारे मिर्जा कहते हैं ICMP प्राइवेट है, गवर्नमेंट है या सेमी गवर्नमेंट? ICMP सेमी गवर्नमेंट है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। ठीक है ना, तो हमारा इंस्टीट्यूट जो है ना वो तो समझ लें आप एक गवर्नमेंट बॉडी है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये सुन ले, ये जो कंपनीज होती है इसमें मल्टीपल कंपनीज होती है, कुछ आपकी प्राइवेट कंपनीज होती है। अक्सर आप देखते हैं कंपनी के नाम के आगे PVT लिखा हुआ होता है। PVT का मतलब प्राइवेट, सही है कि जैसे मैं आपको अक्सर बताता हूँ ना कि मैंने 3.5 साल HP की कंपनी में जॉब की है, वो प्राइवेट कंपनी थी, उसके शेयर होल्डर सिर्फ 2 थे। ठीक है ना, फैमिली मेंबर थे वो आपस में। तो देखो प्राइवेट का मतलब ही क्या होता है, कॉन्फिडेंशियल। ठीक है ना, प्राइवेट का मतलब होता है ये हमारा पर्सनल है, प्राइवेट है, तो उसमें आप पब्लिक को डील नहीं करते, पब्लिक को अपने शेयर्स नहीं दे सकते, पब्लिक से आप बिजनेस नहीं कर सकते। लेकिन पब्लिक कंपनी का तो नाम ही पब्लिक कंपनी, पब्लिक के पैसों पे चलती है। तो वो पब्लिक कंपनी कहाँ पे लिस्ट हो जाती है, उसका कहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाती है? पब्लिक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में। अब पब्लिक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हो गई, उसका नाम उसकी लिस्ट में आ गया, लिस्टेड बन गई। अब स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, हमारे कराची में जो स्टॉक एक्सचेंज है बोल्टा मार्केट के पास, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में पब्लिक कंपनीज जितनी भी है लिस्टेड, उनके शेयर्स वहां खरीदो फरोख्त होते हैं। जिसको बेचने वहां जाके बेच भी सकता है, जिसको खरीदने खरीद भी सकता है। देखिए एक मार्केट होती है ना, जैसे हम सपोज करें वेजिटेबल मार्केट जाते तो वहां वेजिटेबल मिल जाते हैं, हम अगर फ्रूट मार्केट जाते हैं फ्रूट मिल जाते हैं। तो मेरे भाई स्टॉक एक्सचेंज भी एक मार्केट है, एक प्लेटफॉर्म है
एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे लिस्टेड पब्लिक कंपनीज के शेयर्स की खरीदो फरोख्त होती है। इज दैट क्लियर नाउ? यस सर। गुड। अच्छा, तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया कंपनी का, जो थोड़ा सा लिखा हुआ है इस चैप्टर में। बच्चों को आप बता दे कि पब्लिक कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, थोड़ा सा आइडिया देना है खाली बस। मैं फिर बता रहा हूँ, ये चीजें नॉर्मली पेपर में नहीं आती, लेकिन ये पार्ट ऑफ सिलेबस है। सर स्टॉक चेंज किसे बताएगा सर प्लीज? स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी मार्केट जहां पे पब्लिक लिस्टेड कंपनीज, जैसे पीआईए पब्लिक लिस्टेड है, शील्ड पाकिस्तान की पता नहीं कितनी प्रोडक्ट आप लोग यूज करते हैं, पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। इन कंपनीज के शेयर्स की खरीदो फरोख्त स्टॉक एक्सचेंज, अब तो सब ऑनलाइन भी हो जाता है, वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज की। तो याद रखे, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज की शेयर्स की खरीदो फरोख्त जिस मार्केट में होती है, जिस प्लेटफॉर्म पे होती है, उसको क्या कहता है, क्या कहा जाता है? स्टॉक एक्सचेंज। वेरी गुड। नाउ स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, इस चैप्टर में मैं फिर बता दूं, मैं बार बार एक कुछ बातें कह रहा हूं कि ये चैप्टर वैसे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ये प्रैक्टिकल चैप्टर है। सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट थोड़े से आपको देने कि कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, कौन सी कंपनी लिस्टेड हो सकती है, कौन सी लिस्टेड नहीं हो सकती। फिर आगे चलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है वो बता दिया। फिर सर गिटार बज रही है। गिटार बज रहा है बीवी? नहीं बज रहा। भाई आप लोग का, आप लोग के एंड पे मसला हो ये। बिल्कुल सही मसला आ रही है। ओके ओके गुड भाई, बाकी बच्चों के पास सही जा रही है, मेरे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह सिग्नल फुल आ रहे हैं सारे, ठीक है। अच्छा भाई, प्लीज प्लीज, आवाज आ रही है ना आप लोगों को? यस यस सर, एक ओके क्वेश्चन था। जी, बोले बोले बोले। सर मैंने रिसेंटली अभी सुना था कि स्टॉक एक्सचेंज में ऑनलाइन जो है थोड़ा साइबर का थोड़ा इशू होता था। देखिए, ऑनलाइन का तो साइबर इशू तो सब जगह पर है ना। देखो, ऑनलाइन में तो रिस्क का फैक्टर है, ठीक है ना। अभी हम लोग सुन रहे हैं व्हाट्सएप के हवाले से, आपने सुना होगा कुछ खबरें चल रही है मार्केट में, बिल्कुल। ठीक है। तो देखिए, यस सर। एक चीज के एडवांटेज होते हैं ना, ऑन दी अदर एंड उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। ऑनलाइन में तो रिस्क का फैक्टर होता है। मैं खुद भी, आप यकीन करें, और मतलब कभी कभी बैंकिंग यूज करता हूँ ऑनलाइन, तो मैं खुद भी सोचता हूँ कि यार इसमें बाज दफा खाली आपका पासवर्ड ही है मेजर, जो जिससे आप सारे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। कभी कभी मैं देखता हूँ, मैं ट्रांजेक्शन करता हूँ जब ऑनलाइन सिस्टम से अपने बैंक के अकाउंट से, तो कभी कभी वो मेरा जो है ना मोबाइल पे कुछ एक कोड आता है, तो उसके थ्रू वो ट्रांजेक्शन करता है। लेकिन मैं अक्सर, अभी मैंने बीच में भी 2-3 जगह कुछ पैसे भी ट्रांसफर किए, उसने कुछ नहीं, बस पासवर्ड। अब वो पासवर्ड बाज दफा मैं भी भूल जाता हूँ, एक दफा तो मैं बीच में शायद भूल भी गया था, तो देखिए वो चेंज हो जाता है। लेकिन बात ये है कि ऑनलाइन चीजों में ठीक है, एडवांटेज है, बेनिफिट्स है, घर बैठे सारी चीजें हो जाती है, लेकिन रिस्क का फैक्टर तो फिर सब जगह होता है, ठीक है भाई। ठीक है लेकिन सर। कोशिश की जाती है इन चीजों को मैक्सिमम सिक्योर किया जाए, मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। बहरहाल, कम टू द पॉइंट, एंड द सर पॉइंट। अगर इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट, हाँ अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है इसी से रिलेटेड स्टॉक एक्सचेंज में, हाँ, तो उसकी प्रिवेंशन के लिए फिर क्या किया जाता है? देखिए स्टॉक मार्केट तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी मार्केट है, और वहां तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा इस टाइप के जो है ना वो, आई मीन टू से, कुछ बैरियर लगाए जाते हैं, कुछ हर्डल्स बनाए जाते हैं, ताकि इन चीजों को जो है ना अवॉइड किया जाए। तो वो डेफिनेटली एक बहुत बड़े लेवल पे वहाँ बिजनेस हो रहा होता है, बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है। तो वहां पे इनकी मैक्सिमम कोशिश होती है कि हर लिहाज से, अभी बीच में देखे ना, ये तो चलो आप साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं, अब हमने देखा था मीडिया चैनल्स पे, आपने देखा होगा एक इंसिडेंट होते होते रह गया था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करम कर दिया था, वो नीचे लोग मारे गए थे, देखा था अपने स्टॉक मार्केट में जी जी सर। अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले। मरते रहेंगे सर, ऐसे ही मरते रहेंगे सब। तो जी बहरहाल सर। बात ये है कि अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे, तो क्राइम या इस टाइप की चीजें सब जगह आमीन होती है। आमीन आमीन। हाँ, अच्छा भाई ना, कम टू द पॉइंट, हम यस फोकस। यस यस। अच्छा, अब बात ये हो रही थी कि एक तो मैंने आपको ये कंपनी का कॉन्सेप्ट दे दिया, दूसरा इसमें जो अहम कॉन्सेप्ट है ना, वो जो मैंने यहाँ लिखा है ना, IAS IFRS। IAS का मतलब होता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और IFRS का मतलब होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। असल में देखो, कंपनी बिजनेस करती है, यस और नो? यस। अच्छा, बिजनेस क्या सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है? पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में। तो नो अब सर, देखिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड बिजनेस हो रहा है, ठीक है। सुने प्लीज यार, नो एक्स्ट्रा कमेंट्स। तो 1973 में इस बात को फोकस किया गया कि यार बिजनेस पूरी दुनिया में होता है, कंपनीज पूरी दुनिया में है, मल्टीनेशनल कंपनीज भी है। तो 1973 में
एक कमेटी बनाई गई, उसका नाम रखा गया था IASC। क्या नाम रखा गया? IAS अच्छा, वो कहते हैं ना कि नाम ही काफी है। आई का मतलब इंटरनेशनल, ए का मतलब अकाउंटिंग, एस का मतलब स्टैंडर्ड, सी का मतलब कमेटी। तो ये ऐसी कमेटी बनाई है मेरे भाई जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएगी। और इसने लिखना शुरू किया। इसने, मैंने आपको बताया था कितने चैप्टर लिखे थे, टोटल कितने IAS लिखे थे 1 से लेके स्क्रीन पे 41। अब मैं एक चीज आपको बताऊं, मैंने आपको इन्वेंट्री का चैप्टर पढ़ा दिया। यस सर। आगे जाके बताऊंगा, थोड़ा सा अभी बता दूं। उसके ऊपर IS2 एप्लीकेबल होता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2। डेप्रिसिएशन मैंने आपको पढ़ाया है। यस सर। उसके ऊपर IAS नंबर 16 एप्लीकेबल होता है। इसी तरह जो सेक्शन जी वाले यहाँ बैठे हुए हैं या नॉर्थ के सेक्शन ए वाले बैठे हुए हैं, मैंने उन लोगों को इंटेंजिबल एसिड पढ़ाया था, बताया था उसके ऊपर कौन सा IAS होता है, किसी को याद है? IAS 38। वेरी गुड, IAS 38, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 38। मैंने एक प्रोविजन वाला चैप्टर पढ़ाया था, प्रोविजन एंड कंटीजेंट लायबिलिटीज, उसके ऊपर होता है IAS 37। तो ये IAS जो है ना, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये रूल्स एंड रेगुलेशन है। देखिए नाम से ही आप समझ जाओगे, IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स किसको बोलते हैं? रूल्स को। यस। आप बोलते हैं ना ये हमारे स्टैंडर्ड्स बने हुए भाई, यू हैव टू फॉलो, आपको इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। आपकी वॉइस सही नहीं आ रही भाई काफी बात डिस्टर्बेंस है। आ रही है सर, बिल्कुल सही आ रही है। बिल्कुल सही आ रही है ना आवाज? यस सर। ठीक है, गुड गुड। भाई जिसके पास वॉइस का इशू है वो अपना नेट दोबारा रीस्टार्ट करे, क्योंकि बाकी स्टूडेंट कह रहे हैं कि ऑल इज वेल। और देखिए जब डिस्टर्ब होती है ना, मुझे भी थोड़ा बहुत यहाँ पता चलता है, मेरे पास स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम कर रहा है। एक मेरे पास यहाँ मैसेज स्क्रीन पे आता है, वो भी नहीं आया। जब आता है तो मैं खुद आपसे पूछता हूँ कि कोई इशू तो नहीं हो रहा, इसीलिए मैंने अभी अपना नेटवर्क भी चेंज किया, मैंने आपसे कहा है अभी। ठीक है, ओके यस सर। ओके गुड। अच्छा, अब मैं बात ये कह रहा था कि भाई स्टैंडर्ड क्या होते हैं, रूल्स रेगुलेशन। तो बिजनेस कंपनीज करती हैं, और कंपनीज पूरे साल जो अपनी अकाउंटिंग परफॉर्म करती है, इन्वेंट्री को रिकॉर्ड कर रही है, डेप्रिसिएशन है, इंटेंजिबल एसेट है, प्रोविजन है, और भी बहुत सारी चीजें आप पढ़ेंगे आगे जाके। तो ये सारी चीजें स्टैंडर्ड के मुताबिक होती है, रूल्स के मुताबिक रिकॉर्ड होती है। डिफरेंट चैप्टर बने हुए हैं, IS1, IS2, IS7। आज मैं सुबह पढ़ा रहा था बच्चों को, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वालों को, सेमेस्टर 4 वालों को IS7, कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप लोग का भी ये पढ़ाऊंगा आगे, थोड़ा सा बेसिक है। तो याद रखें, ये IAS जो है ना, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये आपके कुछ सिलेबस में भी थोड़े बहुत मैं पढ़ाऊंगा। ये क्यों बनाए गए? ताकि पूरी दुनिया में अकाउंटिंग एक जैसी हो जाए, इंटरनेशनल हो जाए। मतलब आप पाकिस्तान में हो, इजिप्ट चले जाएं, मिस्र में, आप सऊदी अरब चले जाएं, आप कहीं और दुबई चले जाएं। मेरे बहुत सारे दोस्त जो मेरे साथ क्लास में बैठते थे, आज माशाल्लाह दुबई में, सऊदी अरब में, लेकिन उन्होंने पढ़ा IC में पाकिस्तान से, वो जॉब वहां पे कर रहे हैं, क्योंकि अकाउंटिंग सारी क्या फॉलो हो रही है, किस लेवल पे हो रही है? इंटरनेशनल। इज दैट क्लियर? यस सर। तो 1973 में कमेटी लिखती रही, चैप्टर लिखती रही, उसने टोटल 1 से लेके 41 चैप्टर लिख दिए। ये 1 से लेके 41 चैप्टर जो आए ना, ये 2001 तक आ गए थे। फिर 2001 में क्या हुआ, इस कमेटी का नाम चेंज कर दिया। बात दफा होता है ना, नाम चेंज करना पड़ता है, नाम चेंज करने से भी फर्क पड़ता है। तो जी क्या कह रहे हैं? इन्होंने ये चैप्टर लिखे हैं, इनकी भी बुक्स हैं लाइक। जी, तो बहुत बड़ी बड़ी बुक्स हैं, और ये आगे आपने पढ़नी है। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस है ना, सेमेस्टर 4 का, वो पूरा सिर्फ IAS और IFRS है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। टोटल आपने बहुत सारे IAS और IFRS पढ़ने इसमें से, और फिर कुछ आपने और जब बड़े हो जाएंगे आप लोग स्ट्रेटेजी लेवल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, राइट? अच्छा, तो ये जो है ना, ये पूरे चैप्टर्स हैं, और यही तो वो चैप्टर्स हैं जो कंपनीज अप्लाई करती हैं अपनी अकाउंटिंग में। जब आप इंशाल्लाह कल को किसी कंपनी की अकाउंटिंग करेंगे ना, इंटरव्यू देने जाएंगे, आपसे IAS पूछे जाएंगे, IFRS पूछे जाएंगे कि आपको स्टैंडर्ड्स आते भी है नहीं आते, आप यहाँ पे अप्लाई कैसे करेंगे स्टैंडर्ड्स को? तो पाकिस्तान में भी कंपनीज में मैं जाता, आप जाओगे, वहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेशन होती है, बिजनेस की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए वी हैव टू फॉलो। मैं आपको मिसाल देता हूँ जैसे समझाने के लिए। जैसे हमें कोई मसला आता है शरई एतबार से, तो हम उलमा इकराम के पास जाते हैं, मुफ्तियान इकराम के पास जाते हैं,
तो उलमा किराम जो है वो कुरान पाक की रोशनी में, अहदीस करीमा की रोशनी में, सुन्नत करीमा की रोशनी में हमें आंसर देते, हमें रेफर करते, हमें वहां से रेफरेंस के साथ, दलाइल के साथ आंसर दे के सेटिस्फाई करते। तो इसी तरह ये जो उनके पास बड़े बड़े उलमा किराम के पास, मुफ्तियान किराम के पास अहदीस की किताबें होती हैं, कुरान पाक के तर्जुमे होते हैं, डिफरेंट उनके पास कलेक्शंस होती है, फ्रॉम वेयर वो आपको आंसर देते हैं। इसी तरह कल को जब आप कंपनीज में होंगे तो ये स्टैंडर्ड्स, और ये हर साल अपडेट होते हैं स्टैंडर्ड्स, और ये जो कमेटी है ना जो अब क्या बन चुकी है, कमेटी किसमें कन्वर्ट हो गई है अब? बोर्ड में। इसका नाम सी से बी हो गया है, IASC से IASB हो गया है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी से अब क्या नाम हो गया इसका? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अब ये कमेटी नहीं है, ये बोर्ड है। अब सारे काम बोर्ड कर रहा है, वही कमेटी है, उसका नाम बोर्ड रख दिया है। जैसे हम कहते हैं ना एमकेएम पाकिस्तान, बाद में एमकेएम लंदन, पत्नी पहले, बाद में उसे एमकेएम पाकिस्तान कर दिया, PSP हो गया, महाजिर कौमी वो भी मूवमेंट था, था, मुत्तहदा कौमी वो भी मूवमेंट। था, वो नाम चेंज कर देते ना। तो बाद दफा जैसे मैं आपको बताऊं, हम लोग इस वक्त कहलाते हैं CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ऐसा ही है ना। जैसा तो ये लोग एक अरसे से मेहनत कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, और एक्सपेक्टेड शायद आप लोगों के दौर में ये हो जाएगा, मुझे उम्मीद है शायद इंशाल्लाह आप लोग क्वालिफाई होने से पहले CMA स्टैंड फॉर हो जाएगा चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अब आप मुझे बताएं भरम किस में आता है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट या भरम। चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट? चार्टर्ड सर। तो भाई ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा कि आप लोग नए क्वालिफाइड है, आप लोग चार्टर्ड, हम लोग पुराने हैं तो हम लोग कॉस्ट, ऐसा नहीं होगा। सबके सब क्या हो जाएंगे इंशाल्लाह, कन्वर्ट हो चार्टर्ड। फिर एक भरम होगा कि वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो भाई याद रखिए कि ये जो CM है ना, असल में मैंने अभी थोड़ी देर पहले किसी भाई ने सवाल किया था यहाँ सारिम ने कि ICMAP गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है। तो याद रखें हम लोग रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में। हमारा कोई अगर कोई एक्सेप्टेंस होती है ना, किसी चीज को चेंज करना होता है, तो अप्रूवल हमारा पार्लियामेंट से आता है, वजीर आजम तक बात जाती है। तो बात ये है कि हमारे जो काउंसिल मेंबर्स है ना, दे आर ट्राइंग कि हमारा जो CMA स्टैंड फॉर कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, ये किस में कन्वर्ट हो जाए? CMA स्टैंड फॉर यस। तो भाई बात ये बाज़ दफा नाम को चेंज करने से, अब देखो कमेटी और बोर्ड, ज्यादा भरम किस में आता है? मैं बोलूं हमारे ऑफिस में कमेटी बनी हुई है, या मैं बोलूं हमारे ऑफिस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है। अब भरम तो बोर्ड में आता है ना, बोर्ड। कमेटी तो लोग बोलते हैं वो पता नहीं हम मोहल्ले में पैसे जमा करते हैं, वो भी कमेटी होती है। मेरे भाई कमेटी थोड़ा ऑकवर्ड वर्ड था, तो उन्होंने नाम को चेंज किया। 2001 में कमेटी का नाम क्या रख दिया? बोर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। और आज तक वही चल रहा है, मैंने यहाँ लिखा है 2001 से लेके डेट। और ये हर साल बता रहा हूँ, इसका जो हेड ऑफिस है ना, कमेटी जो पहले कमेटी थी, बोर्ड, ये UK में है। ठीक है, स्टूडेंट आवाज आ रही है ना? अच्छा भाई, कभी कभी नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है। हाँ, नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, आप होल्ड किया करें, सब्र किया करें। ठीक है, नेट डिस्कनेक्ट हुआ था। ठीक है, अच्छा, टू बी कंटिन्यू, आवाज आ रही है ना? ओके, टू बी कंटिन्यू। तो बात में ये कर रहा था मेरे भाई कि हमारे पास जो ये आवाज कट रही है। अब सही है? आपकी वीडियो ऑन है। हाँ, हो ऑफ कर दी मैंने, अब सही है? यस अच्छा, गुड। अच्छा, मैं बात ये कर रहा था कि इंटरनेशनल जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना, वो कमेटी लिखती थी। तो मैं ये कह रहा था, ये कमेटी का हेड ऑफिस कहाँ पर है? बताया था मैंने, आवाज आई थी, मैंने क्या बोला था? कमेटी का हेड ऑफिस कहाँ है? UK में। UK, लेकिन UK का मतलब ये नहीं कि खाली UK का होल्ड है, इसमें सिर्फ UK का होल्ड नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना, इसमें UK का हरगिज मतलब ये नहीं है कि खाली UK का होल्ड है। ठीक है, इसमें जो दुनिया के तकरीबन 150 प्लस कंट्रीज ऐसे हैं जो इसके मेंबर हैं, राइट? तो जो कंट्रीज के मेंबर है, वहां पर इसके स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेशन होती है। पाकिस्तान के हैं? जी बिल्कुल, हमारे दो इंस्टीट्यूट है ना, ICMAP और ICAP, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, राइट? तो इसीलिए तो हमारे यहाँ भी IAS IFRS की एप्लीकेशन होती है, तभी तो आपको पढ़ाए जाते हैं, राइट? अच्छा, अब बात ये हो रही है, ये जो जी बोले। 1973 से पहले क्या होता था? देखिए, उससे पहले हर कंट्री के अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल से, वो अपने हिसाब से अकाउंटिंग प्रिंसिपल करते थे। तो ये कमेटी का मकसद ये था, देखो इंसान के हिसाब से चल जाता था। सुने, इंसान जब एक कॉन्सेप्ट होता है गैप, GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, राइट? अच्छा, अब होता क्या है,
देखिए जब कोई काम किया जाता है उस काम का कोई ना कोई क्या होता है, हर काम बेनिफिट। नहीं ऑब्जेक्टिव होता है ना किसी काम के करने का। यस सर। यस अब जैसे मैं आपको मिसाल दूं, इस वक्त तकरीबन 10:15 रात के बज रहे हैं, लेकिन आप लोग इस वक्त ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो आपका कोई ऑब्जेक्टिव है ना, यू वांट टू बी अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट या चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, दैट्स व्हाई यू आर हियर, दैट्स व्हाई यू आर हियर। तो भाई आप लोग अपने मकसद को लेके यहाँ पे हैं, ठीक है। मैं चूंकि मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि ये मेरी डेफिनेटली एक सोर्स ऑफ इनकम भी है, प्लस ये मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग अ टीचर कि मैं आपके कोर्स को कंप्लीट करवाऊं, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग क्लासेस राइट नाउ। तो बात ये है कि इंसान जब कोई काम करता है उसका ऑब्जेक्टिव होता है। अभी किसी ने पूछा 1973 से पहले, मैंने कहा कि अपने हिसाब से सब जगह होता था। तो 1973 में इस बात को फोकस किया गया कि देयर शुड बी सम स्टैंडर्ड। 1973 में कहा गया कि अकाउंटिंग को ग्लोबलाइज करना है। क्या करना है? ग्लोबलाइज। हाँ, स्टैंडर्डाइज करना है, अकाउंटिंग को यूनिफॉर्म देना है। अब जैसे मैं आपको मिसाल दूं, आप लोग जब फिजिकल क्लास होती है तो क्या आईसीएमपी में कोई इज देयर एनी यूनिफॉर्म? आप लोग क्या एक ही ड्रेस में आते हैं सब लोग? नो सर। ठीक है, देयर इज नो यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। यूनिफॉर्म का मतलब खाली ड्रेस एक जैसा। यूनिफॉर्म का मतलब ड्रेस नहीं, एक जैसा। जैसे एक बंदा बोलता है ना बाटा की यूनिफॉर्म प्राइस है, एक जैसी प्राइस है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। अब जैसे मैं मिसाल दूं, जब मैं तबानीज में सीए की क्लास लेने जाता हूँ तो वहां पे यूनिफॉर्म है सीए के स्टूडेंट के लिए, बॉयज व्हाइट कलर की शर्ट और ग्रे कलर की पैंट पहन के आते हैं। तो क्या इसका मतलब होता है वो सारे स्टूडेंट एक जैसे है ना, स्टैंडर्ड बना दिया ना, राइट? यस सर। इसी तरह लोगों ने कहा कि यार अकाउंटिंग को भी यूनिफॉर्म दे दो, मतलब एक स्टैंडर्ड बना दो। अब आप चाहे पाकिस्तान में हो, दुबई में हो, सऊदी अरब में हो, एक प्रिंसिपल आपको पता हो, यू हैव टू फॉलो, एक स्टैंडर्ड आपको पता हो, उस स्टैंडर्ड के मुताबिक आप अकाउंटिंग करोगे। तो अकाउंटिंग को ग्लोबलाइज करने के लिए, अकाउंटिंग को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, अकाउंटिंग में यूनिफॉर्मिटी को क्रिएट करने के लिए एक कमेटी बनाई गई वंस अपॉन अ टाइम। कब कमेटी बनाई गई थी? 1973। उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? कि अकाउंटिंग को ग्लोबलाइज करना है। अच्छा, ग्लोबलाइज कर दिया जाए। कमेटी ने जो कुछ लिखा उसको क्या नाम दिया गया? IASC। IAS। हाँ, अच्छा ये बताएं कमेटी का नाम कब चेंज हो गया फिर? 2001। हमारी Yes. पैदाइश में। अप्रैल 2001 कमेटी वॉज कन्वर्टेड इनटू बोर्ड। वही लोग हैं, वही मकाम है, वही सिलसिला आगे बढ़ रहा है। वहीं से हेड ऑफिस है यूके से, तो पूरी दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज के मेंबर, जिस तरह यूएनओ क्या पाकिस्तान में, वर्ल्ड WHO पाकिस्तान में, सर लेकिन क्या वहां से इम्पैक्ट हमारे पास नहीं आते? बिल्कुल। अभी जो कोविड के दौरान कितने वहां से डिसीजन है उस पर एप्लीकेशन नहीं हो रही थी यहाँ पे। WHO ने ये बोल दिया, WHO ने बोल दिया स्कूल बंद कर दो, WHO ने बोल दिया मार्केटें बंद कर दो, WHO ने बोल दिया लॉकडाउन लगा दो, WHO ने बोल दिया ये कर दो। तो भाई वहां से इम्पैक्ट आते थे ना, क्योंकि हम मेंबर है वहां पे, राइट? Yes. तो इसी तरह ये जो WHO ने बोल दिया झंझट को छोड़ दो। इसी तरह ये जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी थी पहले, अब ये बोर्ड है और अब तक बोर्ड ही चल रहा है। अब बोर्ड ने 2001 से ऑनवर्ड दोबारा गिनती 1 से शुरू कर दी, 41 पे रोक दिया आखिरी IAS। अब जो बोर्ड लिख रहा है उसको क्या कहते हैं, IAS या IFRS? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। क्या कहते हैं? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। यस। अच्छा, अब ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है ना, IFRS, ये तकरीबन 1 से लेके 17 तक आ चुके हैं इस वक्त, ठीक है? तो सर पहले 1 से 41 तक थे, वो वाले हटा दिए रूल्स? नहीं या नहीं, फिर वो भी है, लेकिन उसमें से जो अब आउटडेटेड हो गए ना वो हटा दिए। मतलब जो नए नए IFRS आ गए ना, सर मतलब अब जो 1 से 17 तक है उसमें वो इंक्लूड होंगे ना, या वो अलग से होंगे या अलग से? उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो आपने जैसे कहा ना कि 1 से 17 में, तो 1 से 17 में अगर कोई इंक्लूड हो जाता है ना पुराना वाला, तो उसको फिर वहां से डिसकंटिन्यू किया जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। मतलब आहिस्ता आहिस्ता ये खत्म हो रहे हैं। तकरीबन 41 में से समझ लें आप 20 के करीब जो ना खत्म हो चुके हैं, आधे खत्म हो गए तकरीबन, ठीक है? और उसके बदले मार्केट में नए नए क्या आ गए? IFRS। अब जैसे मैं आपको मिसाल दूं, अभी मैं लास्ट वीक सेमेस्टर 4 वालों को IFRS 15 पढ़ा रहा था, बल्कि आज सुबह भी पढ़ाया, थोड़ा सा फिनिश किया है, फिर उसके बाद IAS 7 स्टार्ट किया है वहां पे।
क्या पढ़ा था? IFRS 15। तो ये IFRS 15, हाँ ये IFRS 15 जो है ना, ये 2 IAS को खत्म कर आया है, IAS 18 और IAS 11। जो पुराने हम कौन से IAS पढ़ाते थे? IAS 11, और मैं कौन सा IAS पढ़ाता था? IAS 18। ये पुराने सिलेबस में थे, 1 साल पहले 2 साल पहले ये सिलेबस में थे। अब ये दोनों दुनिया से खत्म कर दिए गए, सिलेबस से नहीं, सिर्फ दुनिया से ही। अब इसके बदले इन दोनों को खत्म करके कौन सा IFRS बना दिया बोर्ड ने? 15। हाँ, अभी IFRS 15 अभी मुझे 1-2 हफ्ते बाद उनको IFRS 16 भी पढ़ाना है। वो IAS 17 खत्म करके आया है, एक IAS को। कौन सा इसको खत्म करके आया है? IFRS 16। 17। तो अब देखिए, ऐसा होगा जैसे मैं आपको बताऊं, आज से 10 साल पहले जब मैंने क्वालिफाई किया तो IFRS शायद 6-7 आए हुए थे। आज मैं देख रहा हूँ IFRS 17-18 आ गए। तो हो सकता है कल को आप लोग जब क्वालिफाई होंगे तो बहुत सारे IAS और क्या हो चुके होंगे, खत्म। क्योंकि पुराने है ना, पुरानी चीजें आउटडेटेड हो जाती है। वालेकुम अस्सलाम। Who is this? I miss my miss. Who is this? I don't know. कौन है भाई? नाम अपना सही रखे, ठीक है। अच्छा, तो भाई ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है कि IAS खत्म होते जा रहे हैं और किस में कन्वर्ट होते जा रहे हैं? IFRS। हाँ ठीक है, और नए IFRS भी आ रहे हैं, इंश्योरेंस के, मल्टीपल चीजों के आते हैं। तो अब इन शॉर्ट, बस मैं वाइंड अप करके बड़े अहम चैप्टर की तरफ जा रहा हूँ। इन शॉर्ट ये है, 73 से 2001 तक कमेटी का दौर था। कमेटी के कलम से जो कुछ अकाउंटिंग को ग्लोबलाइज करने के लिए लिखा गया वो 41 चैप्टर थे। उनको IAS कहा गया, IAS 1, IAS 2, IAS 3, 4, 5, 6, 41 तक आए। तो 2001 अप्रैल के बाद कमेटी वाज कन्वर्टेड इनटू बोर्ड। अब उसका नाम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, और बोर्ड जो कुछ लिखा है उसको IFRS कहते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। और वो तकरीबन 17-18 आ चुके हैं, मजीद आते रहेंगे क्योंकि थिंग्स आर गोइंग टू बी चेंज। ये बोर्ड भी दुनिया में सरवाइव करता है, तो डेफिनेटली इसको भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट चीजें चेंज करनी पड़ती है। हर साल इसके अपडेटेड वर्जन आते हैं, इसकी बड़ी बड़ी बुक्स आती है मार्केट में, और ये बड़े डिटेल स्टैंडर्ड्स होते हैं। आगे जाके आप लोग पढ़ेंगे, कुछ मैं आगे भी बताऊंगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि हमारे पास, जी आवाज क्लियर नहीं आ रही? कभी कभी कट रही है। अच्छा चलें, अभी गुजारा करें, अल्लाह मालिक है, जैसा चल रहा है, ठीक है। यस सर। यस सर, सही है। अच्छा, अब जो है ना इसमें दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि इस चैप्टर को बस मैं थोड़ा सा जो है ना वाइंड अप करूंगा। तो ये बस इसमें ये बेसिक चीजें थी, आपको ये पता होना चाहिए था कि IAS क्या है। क्लियर हो गया IAS क्या है? यस Yes sir. IFRS क्या है? Yes sir. पुराना और नया नाम है। क्लियर हो गया। और कमेटी और ये बोर्ड है ना, ये बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है ना इंटरनेशनल वाले, ये अकाउंटिंग बॉडीज है। क्या कहलाती है? अकाउंटिंग हाँ। बॉडी। अच्छा, इसके अलावा एक बार बता दूं, देखो जिस तरह इन्होंने C को B में कन्वर्ट किया, तो इन्होंने A को FR में कन्वर्ट किया है। IAS के बदले क्या आ गया? IFRS। अगर आप गौर करें तो I और S, पहला और आखिरी वर्ड दोनों का सेम है, लेकिन एक इसमें कन्वर्ट हो गया, एक इसमें कन्वर्ट FR। अच्छा, अब आप अगर आप गौर करें तो A का मतलब होता है अकाउंटिंग और FR का मतलब होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अकाउंटिंग छोटा वर्ड है, अकाउंटिंग तो फर्स्ट ईयर वाला कॉमर्स वाला भी कहता है मैं अकाउंटिंग पढ़ रहा हूँ। आप लोग कल को किसी कंपनी की अकाउंटिंग थोड़ी, आप तो इंशाल्लाह फाइनेंशियल रिपोर्टिंग संभालेंगे, राइट? तो भाई दैट्स ऑल फॉर दिस, दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। ये चैप्टर 3 बस इतना ही समझ ले हद तक था। ये बिल्कुल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट थे इस चैप्टर में। ये मैं स्लाइड आपको भेज दूंगा। ये क्लियर है सबको? ये समझ में आ गई चीजें? यस सर। ओके, गुड। तो इसमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, इनका डिफरेंस, स्टॉक एक्सचेंज, IAS, IFRS, अकाउंटिंग बॉडीज, और IASC, IASB। छोटा सा, असल में ये सारी बातें पढ़ के आपके जहन में शायद ये बात आई होगी, सर इसका मतलब ये सारे रेगुलेशन है, रूल्स है, ऐसा ही है? यस सर। किसके रूल्स है? सर वैसे आप, काउंटिंग के। हाँ जी, कोई क्या कुछ कह रहा था, सवाल पूछ रहा था, क्या था? यस सर। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि सर जैसे ये IFRS है, सर आप कोई डेमो के तौर पे कोई एक दिखा सकते हैं लाइक? असल में IFRS का, ये IAS पता है क्या है? अब जैसे हमने इन्वेंट्री पढ़ी थी,
यस सर। इन्वेंट्री की वैल्यू वो आईएस के मुताबिक होती है। अभी तो चूंकि आप लोग का लेवल फंडामेंटल है ना, इसलिए मैं इतना आईएस का नहीं बता रहा था, लेकिन मैं थोड़ा बहुत आगे जाके बताऊंगा इसी फंडामेंटल में। आखिर में कुछ चीजें बताऊंगा, ये आईएस इन्वेंट्री की थोड़ी सी एप्लीकेशन ये है। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट किया है, यस हम सर। क्यों करते हैं? इट इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ आईएस 16। आईएस 16 की रिक्वायरमेंट है कि यू हैव टू डू दिस। तो जब कंपनी साल के एंड पे अपनी पूरी एनुअल रिपोर्ट बनाती है ना, वो किसके मुताबिक बनाती है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, वो बहुत सारे स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं वहां पे, राइट? ठीक है सर। तो इन शॉर्ट इस चैप्टर में ये मैंने आपको सारा एक्सप्लेन भी कर दिया है। मैं इसको ये फाइल एक पेज की पीडीएफ भी आपको दे दूंगा, ताकि आपको थोड़ा सा ये पता चल जाए कि क्या क्या चीजें हैं और किस तरीके से ये चीजें चल रही होती है। और तो हकीकत में अगर आप देखें ना, इस चैप्टर में नाम ही काफी होता है, अकाउंटिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। हमने इसमें क्या पढ़ा? अकाउंटिंग के जो फ्रेमवर्क बनाया गया रेगुलेशन के लिए, ठीक है ना, कि भाई ये स्टैंडर्ड्स है, ये फ्रेमवर्क बता दिया है, ये रेगुलेशन बना दिए, यू हैव टू फॉलो व्हेन यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस। आप जब जाओगे तो आपको पता चलेगा हम जो चीजें रिकॉर्ड करते हैं, हर रिकॉर्डिंग के पीछे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, बोर्ड, इनके इम्पैक्ट शामिल होते हैं, इनके रूल्स शामिल होते हैं। हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो बोर्ड बताता है कब रिकॉर्ड करोगे, कैसे रिकॉर्ड करोगे। या तो हम आपको डायरेक्ट सिखाते थे, आगे जाके मजीद बताएंगे इंशाल्लाह। तो भाई इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये चैप्टर क्लियर है सबको? बिल्कुल। यस सर। जी बोले। सर मैं ये बोल रहा था कि ये आईएफआरएस मतलब सीए वाली चीज जैसी सेम रूल है हमारे और सीए के। देखिए सीए में भी पढ़ाए जाते हैं और आपको भी पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, वो भी पढ़ते हैं, हम दोनों को पढ़ाए जाते हैं, बिल्कुल ठीक है, सेम होते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल है। ऐसा नहीं कि वो लोकल पढ़ रहे हैं या हम लोकल पढ़ रहे हैं। सीए हो, एससीसी हो, सीमा हो, आईसीएमए के स्टूडेंट हो, ये सब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हैं। और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम और आप नहीं लिखते, वो वहीं से आते हैं, बोर्ड की तरफ से। और जो होते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जब रूल्स आ जाए ना, जहाँ पे चाहे स्टैंडर्ड आ जाए, वहां पे आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, वहां पे आपको अकॉर्डिंग टू रूल्स एप्लीकेशन करनी पड़ती है, राइट? यस सर। ओके भाई, ये मैंने क्लोज कर दी फाइल। दूसरी फाइल में आपसे शेयर कर रहा हूँ, नया चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और होगी ना जी, जो ऑफ होगी ना क्लास? नहीं क्लास ऑफ नहीं है, क्लास कंटिन्यू है भाई, क्लास 11 बजे तक है आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर का नाम ऊपर लिखा हुआ है, फाइल पे नजर आ रहा है आप लोगों को नाम ऊपर? चैप्टर का नाम नजर आ रहा है, क्या नाम लिखा हुआ है? सर नहीं, फाइल ही नजर नहीं आ रहा। नहीं किया। शेयरिंग नहीं हो रही सर। अच्छा फाइल शेयर नहीं की, एक मिनट, सॉरी, मैंने फाइल शेयर तो कर दूं, अब शेयर की है, नजर आ रहा है नाम ऊपर? ये देखो, ये लिखा हुआ है ऊपर नाम, ये यहाँ पे चैप्टर 11। क्या लिखा हुआ है? यस सर आ गया। Bad debits and allowance for डेबिट्स नहीं, बैड डेट्स एंड अलाउंसेस फॉर रिसीवेबल्स। बैड डेब्ट्स Bad एंड अलाउंसेस फॉर debits। हाँ, एक बात बता दूं, सर अनदर, आपकी आवाज सही नहीं आ रही। अच्छा भाई एक मिनट होल्ड कीजिएगा। अच्छा भाई मैं कनेक्शन दोबारा चेंज करके चेक करता हूँ, होल्ड पे रहिएगा, कनेक्शन चेंज कर रहा हूँ दोबारा, होल्ड पे रहिएगा। यस सर, पाकिस्तानी इंटरनेट। इज दैट क्लियर नाउ? यस सर। गुड यस। गुड। क्या लिखा है मैंने? ये बैड बैड डेट्स एंड अलाउंसेस फॉर रिसीवेबल्स, ठीक है भाई? अलाउंसेस का मतलब? यस, बताता हूँ। असल में ये जो चैप्टर है ना, इसका मतलब क्या है? बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ना सिर्फ चैप्टर नंबर 11 है, 11। ठीक है, मैं लिख देता हूँ आगे। चैप्टर नंबर 11, ठीक है भाई। ये चैप्टर मैंने कहीं भी नहीं पढ़ाया, ना सेक्शन ए में, ना सेक्शन जी में, ना सेक्शन बी में, सबके लिए नया चैप्टर है। बैड डेट्स एंड अलाउंसेस। आईएएस कौन सा है? देखिए इस पे कोई आईएएस नहीं है, ठीक है, इस पे आईएएस नहीं है। ये इस पे कुछ चीजें हैं जो आईएएस के मुताबिक होती है। आईएएस 8 की एप्लीकेशन थोड़ी सी इस पे होती है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जी इसमें से एमटीक्यूज आएगा?
एमटीक्यूज भी कुछ बच्चे कहते हैं शायद आता है, क्योंकि इसका एक एमटीक्यूज जो है ना वो मॉक में भी दिया हुआ है। ठीक है, इसका एक एमटीक्यूज मॉक जो आपको प्रैक्टिस के लिए मॉक देंगे ना ये लोग, उसके अंदर भी इसका एक एमटीक्यूज है। तो ये एमटीक्यूज में भी कभी कभी आ जाता है और एमसीक्यूज में तो लाजमी आएगा। बहुत कोर चैप्टर है ये, बहुत गौर से समझना। टेक्निकल बहुत ज्यादा है। हमने डेप्रिसिएशन पढ़ा था, आसान था, जर्नल था। बैंक रिकंसिलेशन पढ़ा, आसान था, जर्नल था, क्योंकि जर्नल चीजें थी। बैंक रिकंसिलेशन में ये पैसे बैंक में आ गए, चलो अपने पास लिख लो, बैंक से चले गए अपने पास से माइनस कर लो। लेकिन हमने इन्वेंट्री पढ़ा, वो भी एमसीक्यूज का मतलब मल्टीटास्किंग क्वेश्चन 10 नंबर का सवाल आता है। एमटीक्यूज का मतलब मल्टीटास्किंग, 10 नंबर का सवाल। पेपर में 3 एमटीक्यूज आते हैं। 30 सर ये बैड डेट्स क्या चीज होती है? सब बता रहा हूँ, ये बताऊंगा ना। अभी किसी ने सवाल किया था, मैं उसको रिप्लाई कर रहा था। ठीक है, तो बात में ये कह रहा था ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ने पूछा था इस पे कौन सा आईएएस है, वैसे इस पे हम आईएएस 8 की एप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, वो अभी आपके लिए रेलिवेंट नहीं है आईएएस 8, वो आगे जाके पढ़ोगे इंशाल्लाह सेमेस्टर 4 में। राइट, इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, अब एक बात सुने, एक बात सुने। बैड डेट्स एंड अलाउंसेस फॉर रिसीवेबल्स। देखिए, बैड कहते हैं बुरा, डेट कहते हैं कर्जा। तो बैड डेट का मतलब क्या हुआ? बुरा कर्जा। बुरा कर्जा, बुरा कर्जा ना। यहाँ पे डेट जो है ना कर्जे के लिए इस्तेमाल होता है, DEBT। ठीक है, बी साइलेंट होता है, डेप्ट नहीं पढ़ते, इसको डेट्स पढ़ते हैं। और डेट्स का मतलब होता है कर्जा। ठीक है, हम जिसको कर्जा देते हैं ना वो हमारा डेटर होता है, मकरूज कहते हैं उर्दू में। राइट, तो ये कर्जा, डेट किसको कहते हैं? मैंने ना क्लास मिस कर दी थी, तो वो लाइट चली गई थी, इस वजह से थोड़ा सा रिपीट करेंगे आप आपसे। ये जो ये वाला पूछ रहे हैं आप, कौन कह रहे थे, कौन थे ये? जी जी जी, कौन थे यहाँ पे ये? कोई आई मिस माई मिस है। हाँ, ये पता नहीं कौन है आई मिस माई मिस। सर ये अभी बेदार हुआ लगता है। सर इनकी यार ये मुझे को लग रहा है क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आई मिस माई मिस नहीं करो यार भाई, क्लास को डिस्टर्ब करो। सर ये गूंगे हैं, क्लास डिस्टर्ब करने के लिए बोलने की एक्टिंग कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, चले ठीक है ठीक है। अच्छा, इधर आ जाए यार। देखिए प्लीज प्लीज ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड के नो एक्स्ट्रा कमेंट्स, क्योंकि आप लोगों की एजुकेशन, और मैं बता रहा हूँ ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने अभी एक बात बोली है, ये चैप्टर पिछले जो हमने चैप्टर पढ़े थे, डेप्रिसिएशन, बैंक रिकंसिलिएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, उन तीनों से मुश्किल है, क्योंकि इसमें सर पेपर कब होंगे? पेपर फेब में आप लोग है। सर तो जल्दी क्यों हो रहा है? फेब में क्यों, मार्च में होते ना, किसी ने बताया था। मार्च में होते थे, लेकिन अब उन्होंने आईसी में पीने पहले अलग अलग होते थे। मतलब फेब में लेवल 4, 5, 6 के होते थे, मार्च में लेवल 1, 2, 3 के होते थे। लेकिन अब आईसीए में ने क्या, पढ़ा दें, लेकिन एक बात सुन ले, फेब में शुरू होंगे, शुरू में पेपर उनके होंगे 4, 5, 6 के, आप लोग के बिल्कुल एंड में होंगे। ठीक है, वो मार्च ही लग जाएगा कमोबेश, उसकी टेंशन आप नहीं ले। टाइम में भी दे सकते हैं ना? दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, 12 अभी आ जाए, सवाल टॉपिक की तरफ आ जाए, आधा घंटा रह गया। बैड डेट्स, बैड किसको बोलते हैं? बुरे को। बुरा। और डेट किसको बोलते हैं? कर्जा। बुरा कर्जा। एंड अलाउंसेस फॉर रिसीवेबल्स। अच्छा, यहाँ पे अभी कुछ लोगों ने सवाल किया था सर अलाउंस का क्या मतलब है। देखिए, असल में ये जो अलाउंसेस फॉर रिसीवेबल्स है ना, ये पैसा जो आपको रिसीव करना है ना, उसमें सम टाइम आपको डाउट होता है। ठीक है, अलाउंस का मतलब होता है प्रोविजन भी। सर जो फेब में होंगे क्लास से, जी जी, पेपर, तो वो फेब में होंगे क्या चीज? पेपर। पेपर इशारा फेब में होंगे। बंद करवा दे इनका। सर आधा घंटा तो इन्होंने खा सर लिया। ये क्लास डिस्टर्ब कर रहे हैं सर, ये कौन है सर? पता नहीं ये कौन है, सिंपल और पता नहीं क्या ये क्या। बार बार पूछ रहे हैं, आपने एक बार बता दिया फिर भी पूछे जा रहे हैं सारे। सर पढ़ा दें आप, ये जी टाइम जी वेस्ट कर रहे हैं जी, हमारा। ओएस प्लीज साइलेंट, आप लोग प्लीज बी साइलेंट, प्लीज बी साइलेंट। जी जी, ओके, नो एक्स्ट्रा कमेंट्स। अच्छा, नाउ मैंने यहाँ पे कहा कि ये बैड डेट्स कहते हैं बुरा कर्जा, एंड अलाउंसेस फॉर रिसीवेबल। असल में इस टॉपिक का जो
पॉइंट ऑफ स्टार्ट है ना वो क्रेडिट सेल है। ये चैप्टर बैड डेट्स और डाउटफुल डेट की तरफ जाता है। अब ये बैड डेट्स क्या है, डाउटफुल डेट क्या है, मैं कुछ चीजें आपको समझाऊंगा लिखकर ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। अब देखिए एक मिसाल देता हूँ, एक एंट्री आती है जी। अलाउंसेस की मीनिंग बता रहे थे आप। हाँ, अलाउंस असल में जो है ना, कुछ तो लिहाज करो यार। जी स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? जी जी सर अच्छा अलाउंस को मैं क्या जी, अलाउंस जो है ना वो बेसिकली प्रोविजन को कहते हैं। यानी आप जब कुछ पैसा डाउटफुल होता है ना तो उसके लिए एक अलाउंस बनाते हैं। ठीक है, पैसा कब डाउटफुल होता है ये मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से होता है, ये सिचुएशन अभी डिस्कस करूंगा इसमें। ठीक है, ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है? गुड। अच्छा, आगे क्या लिखा है मैंने? ऑन क्रेडिट और ₹700,000। कोई मुझे बताएगा इसकी डबल एंट्री क्या होती है? सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹700,000 डबल एंट्री। तो लायबिलिटीज की इंक्रीज हो जाएगी। लाइबिलिटी कहाँ से आ गई? सर अकाउंट रिसीवेबल होगा ना और क्रेडिट अकाउंट साइलेंट। ठीक है बैंक डेबिट होगा। ठीक है, सब लोग साइलेंट हो जाए भाई। ये आप लोग जो ना बेसिक एंट्रीज आप लोग की बिल्कुल रिवाइज नहीं है। अबे भाई मछली बाजार नहीं बजाओ। हाँ, और भाई आप लोग की बेसिक ट्रांजैक्शन रिवाइज नहीं है। मुझे लगता है एक चीज ध्यान में रखें, जिसको जर्नल एंट्रीज में प्रॉब्लम होगी ना आगे उसको बड़ा मसला आएगा। अपनी जर्नल एंट्रीज स्ट्रॉन्ग करें, उसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। मैं शुरू से कहता आया हूँ ये बात, और आप लोग पता नहीं क्यों जर्नल एंट्रीज की प्रैक्टिस नहीं करते। लॉकडाउन का टाइम भी आप लोगों ने निकाल दिया। जर्नल एंट्रीज अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग करें। मैंने आप लोगों को ये कहा था, हर क्लास में मैं कहता हूँ फर्स्ट ईयर के पास पेपर उठा लें। मैं क्लास में एक बात कहता हूँ, आपका दोस्त भाई बहन पड़ोसी कोई फर्स्ट ईयर पढ़ चुका हो उससे ले लें किताब, फर्स्ट ईयर की पास पेपर से प्रैक्टिस करें। अच्छा भाई, ये सिंपल एंट्री है। डबल एंट्री क्या एंट्री रिकॉर्ड की है मैंने? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट। ये इस टॉपिक का पॉइंट ऑफ स्टार्ट है। देखो आपका पैसा कब डूबेगा, ये असल में पैसे डूबने का चैप्टर है। बैड डेट्स, बुरा कर्जा, एंड अलाउंसेस फॉर रिसीवेबल। अलाउंस कहते हैं प्रोविजन को, किसको बोलते हैं? प्रोविजन। इसका मतलब एक प्रोविजन भी होता है। प्रोविजन का मतलब होता है रिसीवेबल के लिए प्रोविजन बनाना। क्या बनाना? अच्छा देखिए, प्रोविजन को बोलते हैं, विजन बोलते हैं ना, तसव्वुर करना। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, मुझे एक बंदे से पैसे लेने, अब मैं कॉल करता हूँ, फोन नहीं उठाता, नंबर बन जा रहा है, बिल्कुल 2 महीने हो गए, कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा। 2 दिन का उसने बोला था। इसका क्या मतलब है? वो पैसा मुझे लग रहा है शायद मेरा पैसा क्या हो जाएगा, खा जाएगा। हाँ, डूब जाएगा। टोपी दे दी उसने। अब सुने तो उसके लिए हम एक प्रोविजन बनाते हैं। विजन समझते हैं ना? विजन, तसव्वुर। विजन किसको बोलते हैं? तसव्वुर, इमेजिन करना, तसव्वुर। तो अलाउंस बनाते हैं। एक वर्ड प्रोविजन का यूज करते हैं, दूसरा वर्ड क्या बोलते हैं इसको? अलाउंस। उसके लिए आप क्या क्रिएट करते हो? एक अदद प्रोविजन। आप एक विजन बना लेते हो कि यार ये पैसा शायद मेरा डूब जाएगा। प्रोविजन फॉर रिसीवेबल, जो रिसीवेबल है वो शायद मेरा पैसा नहीं मिलेगा, मेरा पैसा बैड डेट्स हो जाएगा, बुरा कर्जा बन जाएगा, मैंने गलती करी उसको उधार माल देके, वो तो माल लेने के बाद ऐसा गायब हुआ है, फोन पे जवाब ही नहीं देता, द नंबर यू हैव डायल इज नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट, प्लीज ट्राई लेटर। अच्छा अब आप देखिए, आपने व्हाट्सएप पे ट्राई करें। आपने सारी ट्राई कर ली, कहीं से भी कांटेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, कि घर चले गया, घर भी छोड़ के चला गया, पता नहीं कहाँ है। ठीक है, ये बताए सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कितने की सेल की आपने? 7 लाख। अच्छा, ये अकाउंट रिसीवेबल डेबिट का मतलब पैसे मिल गए या मिलेंगे? मिलेंगे ना, क्रेडिट पे माल बेचा है, पैसे थोड़ी मिले अभी, मिलेंगे। ये सुन ले, ये 7 मिलेंगे सर। सुन ले, इसमें एज्यूम कर ले आपने 7 लाख रुपए की सेल एक बंदे को नहीं की, आपने 7 लाख रुपए की सेल बहुत सारे कस्टमर को की है। किसी से आपने 20,000 रुपए लेने, किसी से आपने 30,000 रुपए लेने, किसी से आपने 40,000 रुपए लेने, किसी से 2 लाख रुपए लेने, कुल मिला के आपको कितने पैसे रिसीव करने?
7 लाख 7 लाख रुपए। अच्छा, ये 7 लाख रुपए आपका टोटल रिसीवेबल हो गया, और ये आपका अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, राइट? इज दैट क्लियर? अच्छा, अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, और इसकी जो एंट्रीज है, फॉर एग्जांपल आपने इसमें से सपोज करें कैश रिसीव एक्सपेंस होगी ना, क्या चीज? हाँ, एक्सपेंस होगी, बैड डेट्स की ना, सेल्स की। सेल्स तो इनकम है। अच्छा हाँ, रेवेन्यू इनकम बढ़ती है, क्रेडिट क्या होगी आपको? ठीक है, बेसिक एंट्रीज प्रैक्टिस करें वरना मसला होगा। कैश रिसीव, अच्छा इधर देखिए, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। सपोज करें 7 लाख में से कस्टमर्स ने आपको तकरीबन 4 लाख रुपए दे दिए। बहुत सारे कस्टमर थे ना, किसी ने आपको 20,000 दिए, किसी ने 40,000, किसी ने 1 लाख। कुल मिला के कितना पैसा मिल गया? 4 लाख। जो मिल गया वो तो बैड डेट्स नहीं है ना, वो तो गुड डेट्स है ना, वो तो अच्छा कर्जा हुआ ना। वेरी गुड, वेरी गुड। कैश डेबिट, हाँ पैसा आ गया, कैश आ गया। कैश की नेचर एसेट, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, और एक एसेट बढ़ गया, दूसरा एसेट कम हो गया। कौन सा एसेट कम हो गया? अकाउंट रिसीवेबल या अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 400,000। इज दैट क्लियर? यस। अब ये बताओ अभी भी कितना रिसीवेबल है? 3 लाख 3 लाख रुपए। तो 3 लाख। सर आपकी आवाज कट रही है सर। ये जो बोल रहे हैं उसकी आवाज कट रही है। जी आवाज आ रही है? जब जो बोल रहा उसकी भी कट रही है। भाई मेरी आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी कट रही है। सर बहुत खूबसूरत आवाज आ रही है आपकी। आ रही है ना? यस। क्या आवाज लैग कर रही है क्या? नहीं सर, इन लोगों का नेट सही नहीं चल रहा, पैसे पूरे नहीं देते ये लोग। अच्छा भाई, आगे दे दो भाई। अच्छा उन्हें साइलेंट तू दे दे भाई। उन्हें जी जी, यार देखिए आज आप लोग डिस्टर्ब बहुत कर रहे हैं यार, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। अच्छा, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर 400,000। कितना कैश? 4 लाख। 4 लाख रुपए। अच्छा, सेल आपने कितने की थी? 7 लाख 7 लाख। 7 लाख में से कितने पैसे मिल गए? 4 लाख। अच्छा, अब कितना रिसीवेबल बच गया? 3 लाख। 3 लाख। अच्छा, अब इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड। सर डिस्काउंट किसकी तरफ से सर? गवर्नमेंट की तरफ से, अपनी तरफ से? नहीं भाई, गवर्नमेंट कहाँ से आ गई यहाँ पे? ये हमने कस्टमर को डिस्काउंट दिया है। अच्छा, वैसे तो गवर्नमेंट की तरफ से 17% डिस्काउंट है ना। यार देखिए, आप अननेसेसरी कमेंट्स ना करें। कौन है ये? डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर। सपोज करें आपने कस्टमर को 20,000 का डिस्काउंट दे दिया। कितने का? 20,000। अच्छा, अब इसकी डबल एंट्री क्या बनेगी? किसी को आती है डिस्काउंट? हाँ, सेल डिस्काउंट भी कहते हैं और इसको डिस्काउंट अलाउड भी कहते हैं, एक ही बात है। मैं डिस्काउंट अलाउड लिखवाता हूँ, इसको सेल डिस्काउंट भी कहते हैं, कोई मसला नहीं है। डिस्काउंट अलाउड डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ठीक है सर जी, बोले। सर मैं ये पूछ रहा था, ये डिस्काउंट मतलब कितने, वो 3 लाख में से आपने दिया या 4 लाख में से दिया था डिस्काउंट? ये आपने सपोज 3 लाख में से दिया है, ठीक है, वो मसला नहीं है, कहीं से भी दिया, ओवरऑल डिस्काउंट है बस। ये 20,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट अलाउड डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, तो कितना रिसीवेबल और कम हो गया? 20,000। अब रिसीवेबल कितना बच गया? अब 2,80,000। आगे सुनिएगा एक और एंट्री, सेल्स जी जी, सेल्स रिटर्न। ठीक है, फ्रॉम कस्टमर, सेल रिटर्न रुपीस, सपोज करें 50,000 रुपए की गुड्स रिटर्न आ गई। कितने रुपए इसकी गुड्स? जी 50,000 की। 50,000 रुपए की गुड्स रिटर्न आ गई। कोई एंट्री बताएगा क्या एंट्री बनेगी? सेल रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। सेल्स रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट।
अब आप देखिए, अगर थोड़ा सा लॉजिकल आप देखें, 4 डबल एंट्रीज में बना चुका हूं और पहली डबल एंट्री में मैंने सेल रिकॉर्ड की तो मेरा रिसीवेबल बढ़ गया। जब सेल रिकॉर्ड करते हैं रिसीवेबल बढ़ता है तो डेबिट होता है, ऐसा ही है। अच्छा, उसके बाद मैंने कलेक्शन की, रिसीवेबल कम हो गया, रिसीवेबल कम होता है तो क्रेडिट होता है। उसके बाद मैंने डिस्काउंट दिया तो मेरा रिसीवेबल कम हो गया, माल वापस आ गया तो रिसीवेबल और कम हो गया। ठीक है, तो देखिए अब आप, ये टॉपिक रिसीवेबल का है। किसका टॉपिक है ये? रिसीवेबल। और उसी में से पैसे डूबेंगे, उसी में से अलाउंस बनेगा, बैड डेट भी उसी में से होगा, अलाउंस भी उसी में से होगा। अच्छा, अब आप देखें, लॉजिकल देखें, इसका पॉइंट ऑफ स्टार्ट था अकाउंटिंग, सॉरी, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। क्योंकि अगर एक बंदा बोलता है मैं क्रेडिट पे काम ही नहीं करता, मैं सारी सेल कैश पे करता हूँ, तो क्या उसका पैसा डूब सकता है? नहीं सर। जो बंदा कैश पे काम करेगा उसके पास तो कोई रिसीवेबल ही नहीं है। जब कैश मिलता है तो सेल को रिकॉर्ड करता है, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। इसका मतलब है उसका पैसा डूब नहीं सकता। अच्छा, अब मसला ये है, जो बंदा क्रेडिट पे, लेकिन इस वक्त दुनिया में बिजनेस किस पे चल रहा है? क्रेडिट पे। अच्छा, अब आप देखें, इसने भी सेल की 7 लाख रुपए की, 4 लाख मिल गए, 3 लाख रह गए, 20,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 280 रह गए, कितने का माल वापस आ गया? 50। अभी भी कितना रिसीवेबल बच गया? 2,30,000। अच्छा, ये बताओ, ये 2,30,000 रुपए किसी एक बंदे से लेने होंगे या इसके लिए भी बहुत सारे कस्टमर हो सकते हैं? बहुत सारे कस्टमर हो सकते ठीक है, अब सपोज कर रहा हूँ, इधर सुनिएगा, इसमें से आपको 30,000 रुपए किसी कस्टमर से लेने थे। कितने पैसे लेने थे? 30,000। अच्छा, वो कस्टमर बैंकरप्ट हो गया। बैंकरप्ट समझते हैं? यस सर। उसको बिजनेस में बहुत लॉसेस, अच्छा आप लोग साइलेंट हो जाए, आप लोग नहीं बोले कोई प्लीज, कोई कमेंट्स नहीं करेगा। बैंकरप्ट का मतलब होता है उस कस्टमर को बिजनेस में हैवी लॉसेस हो गए। क्या हो गए? हैवी लॉस। हाँ, उसको बिजनेस में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। अब उसके पास पैसे नहीं है कि वो आपको पे कर सके। अब आपको वो पैसे नहीं मिलेंगे, वो पैसे आपके लिए बैड डेट्स बन जाते हैं। क्या बन जाते? बैड डेट। हाँ, तो बैड डेट्स सपोज करें, यहाँ पे लिखे हुए सवाल में बैड डेट्स ₹30,000। कितने पैसे डूब गए आपके? 30,000। हाँ। अच्छा, अभी मैंने सिचुएशन ये बनाई है सवाल में कि 7 लाख रुपए का रिसीवेबल था, नंबर 1। 7 लाख में से 4 लाख आ गए, नंबर 2। 3 लाख बच गए, 20,000 का डिस्काउंट दे दिया, 280 बच गए, 50,000 की गुड्स वापस आ गई, तो हमारा रिसीवेबल जो है वो बच गया 2,30,000। अब मैंने कहा ये 2,30,000 जो है ना, मल्टीपल कस्टमर से लेने, उसमें से एक कस्टमर से 30,000 रुपए लेने थे। उस कस्टमर के बारे में पता चल गया कि भाई कस्टमर बैंकरप्ट हो गया है। बैंकरप्ट का मतलब होता है इंसॉल्वेंट हो गया है, मतलब उसको कारोबार में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, वो छोड़ छाड़ के भाग गया है। अब वो पैसा आप फातिया पढ़ लो, नहीं मिलेगा, बैड डेट्स कर दो। क्या कर दो उसको? बैड डेट्स। अब सुने, इसकी डबल एंट्री क्या बनती है? आपका पैसा डूब गया, यस सर। तो आपके लिए तो आपको वापसी नहीं करेगा, मतलब नहीं, वापस नहीं करेगा। आपने तो दिए थे ना भाई, तो ये होता नहीं कि कारोबार में नुकसान नहीं होता? क्या होता है? इकोनॉमिक्स में लेमन ब्रदर नहीं पढ़ा क्या? भाई, ये तो बहुत होता है कारोबार में, तो ये तो चीजें चलती रहती है इस टाइप की कि वो कस्टमर आपके पैसे लेके भाग गया, बहुत सारे। अब ये पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपने रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया, कितने से क्रेडिट कर दिया? 30,000 से। अच्छा, अब देखो, जब रिसीवेबल कम होता है तो क्रेडिट, लेकिन उसके आगे अगर पैसा मिल जाता तो मैं कैश को डेबिट करता, पैसा नहीं मिला। अगर मैं उसको डिस्काउंट देता तो मैं डिस्काउंट को डेबिट करता, मैंने डिस्काउंट नहीं दिया। अगर वो मुझे माल वापस कर जाता, मैं सेल रिटर्न को डेबिट कर देता। तो अब यहाँ ना तो मुझे माल वापस मिल रहा है, ना तो मैं उसको डिस्काउंट दे रहा हूँ, ना वो मुझे कैश दे रहा है, बल्कि मेरा पैसा किस में कन्वर्ट हो गया? एक्सपेंस में, बैड डेट एक्सपेंस। जो ऊपर लिखा था टॉपिक में दो बातें थी। एक पहली बात क्या थी? बैड डेट्स। और दूसरी बात क्या थी? हाँ, अब मैं अलाउंस भी समझाऊंगा। अभी ये बैड डेट्स की एंट्री होती है।
बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, किसकी एंट्री होती है ये? बैड डेट। अच्छा अब मुझे बताओ आपका अकाउंट रिसीवेबल कितना बच गया? 2 लाख। 2 लाख। वेरी स्ट्रेट। 7 लाख रुपए की सेल की, 4 लाख रुपए मिल गए, 2 लाख रुपए आपने डिस्काउंट 20,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 50,000 का माल वापस आ गया, 30,000 का बैड डेट्स हो गया। अब कितना पैसा रिसीव करना है? 2 लाख। अच्छा यहाँ पे एक जुमला लिखा हुआ है, सपोज क्रिएट अलाउंस फॉर बैड डेट्स। बैड डेट्स का क्या बना लो? एक अलाउंस। क्रिएट अलाउंस फॉर बैड डेट्स एट द रेट, सपोज करें कि 10% ऑफ क्लोजिंग, या चलें 5% करते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी बोले। सर अगर बहुत सारे बैड डेट्स हों जी तो सर मतलब हम जर्नल एंट्रीज में इंडिविजुअली रिकॉर्ड नहीं करेंगे? मतलब अगर हमें किसी एक से मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम उन्हें राइट ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब सर दूसरे बैड डेट जो होंगे हमारे, मतलब हमें उनसे तो पता होगा ना कि ये हमें बाद में पेमेंट कर देंगे। हाँ उनको थोड़ी राइट ऑफ करेंगे। इंडिविजुअली अकाउंट्स नहीं बनेंगे, मतलब हमने एक साथ ही शो करना है। नहीं इंडिविजुअल अकाउंट भी बन रहे होते हैं, ये तो हम जर्नल लेजर की बात कर रहे हैं, ओवरऑल रिसीवेबल, लेकिन इंडिविजुअल रियल लाइफ में बन रहे होते हैं। तो ओके सर, थैंक यू। अब ये 30,000 रुपए राइट ऑफ हुई, ये किसी खास कस्टमर को राइट ऑफ किया होगा मैंने, मिस्टर असलम, मिस्टर बाबर, किसी एक को, ठीक है। यस। अच्छा अब ये देखिए, आपने ई क्यों बनाया है? ई का डेफ मतलब के बराबर में एट द रेट है ये। अच्छा, एट द रेट है जी, एट द रेट का मतलब 5%, यानी यहाँ पे मैं दोबारा सही से लिख देता हूँ भाई, ये मैंने यहाँ पे एक एंट्री रिकॉर्ड करनी है, ये समझानी है, एट द रेट 5%, ठीक है। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है? हमने अलाउंस बनाना है, किसका अलाउंस बनाना है? अलाउंस फॉर, हाँ इसको अलाउंस फॉर बैड डेट्स भी कहते हैं, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट भी कहते हैं, ठीक है। अलाउंस फॉर बैड डेट्स भी कहते हैं और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। हाँ चलो मैं इसको डाउटफुल डेट लिख देता हूँ ताकि आपको परेशानी नहीं हो, मैं क्योंकि ज्यादातर डाउटफुल डेट। ये अलाउंस का नेचर क्या होता है? सर आप बैड डेट ही लिखते हैं क्योंकि इस तरह समझ में आएगा। नहीं डाउटफुल डेट का वर्ड ज्यादा यूज करते हैं लोग, एक ही बात है, कोई मसला नहीं है। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट कितना % बनाना है? 5%। हाँ 5%। अच्छा अलाउंस जो है ना, मैंने अभी बताया था, प्रोविजन को कहते हैं। हम डाउटफुल का एक अलाउंस बनाएंगे, प्रोविजन बनाएंगे, ठीक है। अच्छा अब इधर आ जाए, 5% ऑफ क्लोजिंग रिसीवेबल्स। क्लोजिंग रिसीवेबल कितने आ रहे हैं, किसी को याद है? 2 लाख। 2 लाख क्लोजिंग रिसीवेबल, 10,000 का मतलब जो बच गए। हाँ जो अभी भी रिसीवेबल है, जो आपको पैसा अभी भी कस्टमर से रिसीव करना है। कितना पैसा अभी भी कस्टमर से आपको रिसीव करना है? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए आपने कस्टमर से अभी भी लेने हैं, ठीक है। कैसे पता चल रहा है? 7 लाख की सेल की, 4 लाख आ गए, नंबर 1। 20,000 का डिस्काउंट दे दिया, 4 लाख 20। 50 का माल वापस आ गया, 470। 30 का बैड डेट्स रिकॉर्ड कर दिया, 5 लाख। 7 लाख में से कितना एडजस्ट हो चुका है? 5 लाख एडजस्ट हो गया ना। अब कितना बैलेंस, अभी भी कितना पैसा, सपोज ईयर एंड आ गया है, साल मुकम्मल हो गया है, अभी भी कितना पैसा कस्टमर से रिसीवेबल आ रहा है? 2 लाख। अच्छा इस कंपनी को कितना % डाउट है 2 लाख रुपए पे? 5,000 रुपए। हाँ ये कह रहे यार हमें 2 लाख रुपए पे 5%, जो कि तकरीबन कितना बन रहा है? 10,000 रुपए। 10,000 रुपए आ रहा है। हमें 10,000 रुपए डाउट है कि शायद हमारा पैसा 10,000 हमें नहीं मिलेगा, डाउट हो रहा है इनको। इसका ये अलाउंस बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? अलाउंस का मतलब होता है पहले से ही एक प्रोविजन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? प्रोविजन। माइंड में एक प्रोविजन बना रहे हैं कि ये भी हो सकता है। अब इसकी एंट्री क्या होती है, सुनिएगा गौर से। इसकी एंट्री बनेगी बैड डेट एक्सपेंस डेबिट। एक्सपेंस तो डेबिट सेम होगा, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, राइट। लेकिन यहाँ जो क्रेडिट होगा वो होगा अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। क्रेडिट क्या होगा? अलाउंस फॉर
हाँ सर अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट के अलावा हम बैड डेट लिख सकते हैं, मतलब डाउटफुल की जगह। हाँ, अलाउंस फॉर बैड डेट भी लिख सकते हैं, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है। थैंक यू सर। ठीक है, तो अब बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और क्रेडिट क्या होगा? अलाउंस फॉर बैड डेट्स, अलाउंस फॉर बैड डेट्स भी लिख सकते हैं और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट भी, एक ही बात है। कुछ लोग तो इसको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लिखते हैं, कुछ लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिखते हैं। वर्डिंग का अलग मसला नहीं है, ठीक है ना। कितने रुपए से बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। अच्छा, ये पैसा, 10,000। हाँ, ये पैसा डूबा नहीं है, डूबने का चांस से हमें नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है हमें, ऐसा ठीक है, लग रहा है। तो हमने एक माइंड सेट पे पहले से माइंड बना रहे। जी माइंड बनाया, प्रोविजन, एक विजन बना लिया, प्रोविजन पहले से एक विजन बना लिया है। ये भी हो सकता है, ये पैसा भी डूब सकता है। इज दैट क्लियर? अलाउंस फॉर डाउटफुल डेबिट, इसकी नेचर लायबिलिटी होगी? नहीं, इसकी नेचर कॉन्ट्रा एसेट होती है, एसेट को कम करता है, रिसीवेबल को कम करेगा, कॉन्ट्रा एसेट। अभी मेरे ख्याल है अबरार आपने भी शायद ये सवाल पूछा था, मैं उस वक्त आपका सवाल, कोई और सवाल बीच में आ गया तो शायद भूल गया था। ठीक है, किसी और ने भी पूछा था ये सवाल। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट की नेचर कॉन्ट्रा एसेट, क्या नेचर है इसकी? कॉन्ट्रा एसेट, यानी ये एसेट को कम करता है। अब आपका एसेट तो, अब आपका रिसीवेबल तो 2 लाख रुपए, रिसीवेबल कितना है आपका अभी? 2 लाख। लेकिन आप अपनी रिपोर्ट में 2 लाख शो नहीं करोगे, 1,90,000 शो करोगे। कितना शो करोगे? 1,90,000। यानी 2 लाख में से 1,10,000 रुपए माइनस करके लेके जाओगे। जैसे नहीं हम उसमें डेप्रिसिएशन में करते थे, हमारा जो फिक्स एसेट होता था उसमें से डेप्रिसिएशन क्या कर देते थे? माइनस। कितना डेप्रिशिएट हो गया वो माइनस हो जाता है। तो भाई ये बेसिक ट्रांजेक्शन मैंने बताई है इस टॉपिक की, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। इधर देखिएगा, ये ट्रांजेक्शन नंबर मैंने 1 रिकॉर्ड की जब सेल की, ठीक है। उसके बाद हमने ट्रांजेक्शन नंबर 2 रिकॉर्ड की जब हमने कलेक्शन की। सेल की एंट्री बनाई, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, कलेक्शन के वक्त कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, फिर डिस्काउंट डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, फिर सेल रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, फिर कुछ पैसे राइट ऑफ करने पड़ गए, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, और फाइनली हमने प्रोविजन बनाया बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर या अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट या अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। इस ट्रांजेक्शन में, इस टॉपिक में, एक मिनट, इस टॉपिक में कौन सा हेड आपको कॉमन नजर आ रहा है जो बहुत ज्यादा है? वेरी गुड, क्योंकि ये टॉपिक ही रिसीवेबल है ना भाई। जब आपको पैसा रिसीवेबल है, जो पैसा आपको रिसीव करना है कस्टमर से, वही तो डूबेगा आपका, राइट? ओके, उसी में से डूबेगा, उसी में से बैड डेट्स होगा, उसी में से बुरा कर्जा बनेगा और उसी में से अलाउंस बनेंगे। ये कोई सवाल किसी का? सर अगर ये पैसे हमारे नहीं डूबे फिर? यस सर, मेरा था। नहीं डूबे तो मेरे भाई आगे जाके ये रिवर्स हो जाएगा, कोई मसला नहीं अल्टीमेटली, ठीक है। सही। अच्छा भाई, सर अभी हमारे पास 1,90,000 है। अभी 1 लाख, वैसे 2 लाख है, 2 लाख है, लेकिन उसमें डाउट कितना है? वैसे 2 लाख है, लेकिन प्रोविजन बना के हमारे पास 1,90,000 है ना। वेरी गुड। अच्छा भाई, मैं बस चूंकि अब 1-2 मिनट रह गए और फिर 11 भी बज रहे। भाई आज की क्लास सही थी, कोई मसला तो नहीं हुआ किसी को? नो सर। अच्छा भाई, कल सुन ले, सर वाईफाई इशू बहुत हो रहा है। शायद आपकी तरफ हो रहा है या मेरी तरफ से हो रहा है? सर उनकी तरफ तो सही आ रही है। देखिए मेरी ज्यादातर आवाज सही गई है, बीच में 2 दफा मसला जरूर हुआ है, लेकिन भाई क्लासेस तो लेनी पड़ेंगी, ठीक है। थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। यार ये कोई क्लास में चुड़ैल आ गई। जी, वो मैंने उसको रिमूव कर दिया है यार। असल में ये कुछ स्टूडेंट है, बहरहाल अभी इनको एहसास नहीं है। और सर फिलहाल मेरा एक छोटा सा सवाल था। जी पूछे। सर मुझे पूछना था, जो डाउटफुल डेट का जो परसेंटेज होता है, हाँ, ये 5% फिक्स होता है या नहीं, फिर फिक्स ये नहीं होता, परसेंटेज निकाला जाता है? ये फिक्स नहीं होता, एस्टिमेटेड होता है। ये वेरी करेगा कंपनी टू कंपनी, जितना डाउट आपको होगा उसके हिसाब से करोगे भाई। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? देखिए जी, हमारे पास बैड डेट आएगा। हाँ, अब देखिए इसमें किस तरीके से हम डिसाइड करेंगे बैड डेट्स आएगा। ये पास्ट प्रैक्टिस से हमें पता चल जाता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम बिजनेस करते हैं ना, तो हमें पता होता है कि हर साल हमारे पैसों में 5%, 10%, 7% डूबता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम करते हैं। देखिए बहुत सारी चीजें ना विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद पास्ट एक्सपीरियंस,
आप फोरकास्ट कर जाते, जैसे अभी आपने आईसीएमए का कोई पेपर नहीं दिया, ठीक है ना, आप लोग सारे स्टूडेंट इस वक्त राइट नाउ बिल्कुल फ्रेश है, फर्स्ट टाइम आप पेपर में जाएंगे, तो जब आप 1-2 साल पढ़ लोगे ना आईसीएमए की स्टडीज, पेपर दे दोगे, फिर आप पेपर के बाद खुद एस्टिमेट कर लेते हो कि मेरा रिजल्ट क्या आने वाला है, क्योंकि आपको अंदाजा हो जाता है आईसीएमए की चेकिंग कैसी है, पेपर चेकर किस तरह चेक करता है। इसी तरह बहुत सारी चीजें हम देखते हैं कि अक्सर हम देखते हैं वो महकमा मासूमियत वाले बोलते हैं कल बारिश होगी, बाज़ दफा हो जाती है, बाज़ दफा नहीं होती, वो कहते हैं कल चांद नजर आ जाएगा, बाज़ दफा आ जाता, बाज़ दफा नहीं आता। तो देखिए इंसान को अल्लाह ताला ने इल्म दिया है, इंसान अपने इल्म को सामने रखते हुए बहुत सारी चीजें फोरकास्ट करता है, लेकिन ये बात जरूरी नहीं होती, ये बात जरूरी नहीं होती कि आपकी हर फोरकास्टिंग जो है, आपकी हर प्रिडिक्शन जो है ना 100% वेरीफाई हो जाए। एस्टिमेटेड होती है चीजें, एस्टिमेशन चेंज होते हैं, अकाउंटिंग कहती है कोई मसला नहीं है, अकाउंटिंग सुन ले, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस बात की इजाजत देता है कि आप अपनी कुछ जगहों पे एस्टिमेशन कर ले, और वो कहता है आगे एस्टिमेशन चेंज हो जाएगी, मसला नहीं है, उसको हम आगे एडजस्ट कर देंगे। जी बोले। ठीक है भाई। सर मेरा एक्चुअली जो क्वेश्चन था वो ये था बेसिकली, सर ये जो परसेंटेज है, अब जैसे कि मैंने एक न्यूली बिजनेस रन किया है। अच्छा, न्यूली बिजनेस है, अगर आपको नहीं पता ना तो आप नहीं बनाओ प्रोविजन, कोई जरूरी थोड़ी है, हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी है, कोई फर्ज वाजिब थोड़ी है कोई, राइट? भाई मुझसे क्लासेस ले लो, मैं बिजनेस के बारे में एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। कौन सा चैप्टर है? ये आपके सिलेबस में चैप्टर नंबर 11 है सिलेबस का, राइट? ठीक है सर। अच्छा भाई, ये बेसिक ग्राउंड मैंने बना दिया है, कल इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगा इंशाल्लाह, और मैं कल इसके जिस तरह मैंने इन्वेंट्री के प्रैक्टिकल सवाल कराए थे ना, कलीम इलेक्ट्रॉनिक, मुबशिर ट्रेडर्स, इसी तरह कल इसके पास पेपर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है सर, आपसे मिलना है सर। जी बोले, क्या कौन क्या कह रहा था इसके अलावा? एंट्री नंबर 4 बता दें एक बार बस। 4 में सेल रिटर्न, हाँ सेल रिटर्न का मतलब माल वापस आ गया, रिसीवेबल कम हो गया, सेल रिटर्न डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, राइट? ठीक है, बाकी देखिए एक मिनट, हमारे पास सेल रिटर्न में हमारे पास मतलब रेवेन्यू कम हुआ ना? जी रेवेन्यू कम होता तो डेबिट, इसीलिए। सर मिलना है सर आपसे। ठीक है भाई, ओके सर। अच्छा भाई एक बात सुन ले, जिन बच्चों की बेसिक शेयर कर देंगे आप, ये वाली फाइल, यस चले ये भी कर दूंगा, दोनों कर दूंगा। ठीक है, जिन बच्चों की बेसिक वीक है वो अपनी बेसिक जर्नल एंट्रीज की मैक्सिमम प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, कल के लिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज व नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद। कल इंशाल्लाह सेम टाइम पे क्लास होगी। सर जी बात तो सुने, आप मुझसे मिल लो यार आगे।